सो फ्रॉम हियर हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी अपनी दैट इज़ क्लाइमेटोलॉजी वाले यूनिट की. सो बहुत अच्छे से पढ़ना है बिकॉज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं. रिवाइज करते हुए चलेंगे. कॉम्पोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. तो बेसिकली जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो आपको पता है कि 99% तक 32 किलोमीटर तक ही है. हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस आपको मिलेंगी, जिसमें से कुछ हमारी लाइफ गिविंग गैसेस भी हैं, लाइक ऑक्सीजन है. और ये एटमॉस्फेयर हमारा क्या कर रहा है, एनवलप कर रहा है, मतलब पूरे अर्थ को पूरी तरीके से सराउंड कर रहा है. मेन जो हमारी कंपोजिशन हमारे एटमॉस्फेयर किससे मिलके बना है, दैट इज़ द गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. तीन चीज़ों से मिलके हमारा जो है ये बना है एटमॉस्फेयर. अगर मैं बात करूँ गैसेस की, तो गैसेस हमारी लोअर एटमॉस्फेयर में आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं. ठीक है, इवन ये लोअर एटमॉस्फेयर में ही रहती है. ऊपर जाके थोड़ी बहुत ही लाइट गैसेस जो होंगी वरना नहीं होंगी. जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो गैसेस भी कम होती है. CO2 की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस. बचपन से पढ़ते आ रहा है. इट ऑब्जर्व द सोलर रेडिएशंस, हीट को रोक कर रखती है. कौन सी हीट, जो हमारी अर्थ से रेडिएट होती है. और अगर ये वॉल्यूम एक्सीड हो जाए तो क्या कर सकती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट. हीट मोर देन नीडेड, ज़्यादा हीट ट्रैप करेगी जितनी ज़रूरत भी नहीं है. प्रेजेंट में अगर आप जब देखोगे तो आज इसका वॉल्यूम बढ़ ही रहा है, तो तभी हम इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं. और क्या होता है, हमारा ओजोन भी एक हमारी गैस है जो कि एक फिल्टर की तरह एक्ट करती है, ऑब्जर्व करती है अल्ट्रा वायलेट रेज को. ठीक है, एंड प्रिवेंट करती है फ्रॉम रीचिंग टू सरफेस, है ना. किसको फ्रॉम रीचिंग, किसको, यूवी, जो हमारी हार्मफुल यूवी रेज हैं तो उसको ये रीच नहीं करने देती है हमारे अर्थ के सरफेस तक. ठीक है, तो अभी तक क्या समझ में आया. जो हमारा एटमॉस्फेयर है, द एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, एक एनवलप है और इसमें बहुत सारी गैसेस हैं. इसका कंपोजिशन क्या है, मेनली तीन चीज़ों से बना हुआ है. द गैसेस, द वाटर वेपर एंड द डस्ट पार्टिकल्स. गैसेस में हमने देखा जो हमारी गैसेस होती हैं ये हमारी सबसे ज़्यादा कहाँ होंगी, नियर टू द सरफेस होंगी. जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे गैसेस कम हो जाती है ना. बेसिक से फंडा है. इसमें से हमने दो गैसेस देखी, ओजोन जो कि हमारे हार्मफुल यूवी रेस को नहीं आने देगी, एंड द CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या करेगी, कार्बन दैट, जो कि हमारे हीट को रोक के रखेगी, है ना. अगर ज़्यादा हो जाए तो ऑफकोर्स नुकसान भी कर सकती है. ठीक है, बेसिक चीज़ हमने यहाँ तक देखी. अभी आगे बढ़ते हैं. बात करूँ अगर मैं वाटर वेपर की, तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे जो वाटर वेपर है वो हमारा कम होता है. क्या, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे हमारा जो वाटर वेपर है वो कम होता है. ये डिपेंड करता है हमारे क्लाइमेट पे. किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हमारे क्लाइमेट पे. अगर कहीं का जो है क्लाइमेट गीला है तो वहाँ पे वेटनेस होगी. वेटनेस का मतलब है कि वहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी. जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है, ड्राई विंड्स चल रही हैं, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होगी, वाटर वेपर कम होगा. राइट. जैसे जैसे आप तो हमारा जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड, जैसे आप हाइट से ऊपर जाओगे तो भी हमारा क्या होगा, हाइट से ऊपर जाओगे तो भी हमारा वाटर वेपर कम होगा. क्यों, क्योंकि भाई वाटर वेपर में वजन है. वजन वाली चीज़ सरफेस के पास तो रहेगी नहीं, मतलब सरफेस के पास रहेगी, ऊपर तो रहेगी नहीं. अगर बात करें नॉर्मली पूरे, अगर हम अर्थ पे देखें तो अर्थ में हमारा इक्वेटर से जैसे जैसे हम ऊपर पोल्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमारा वाटर वेपर कम होता है. बेसिक सी चीज़ है. ठीक है, वाटर वेपर एक्चुअली डिपेंड ऑन व्हाट, वाटर वेपर डिपेंड ऑन रेनफॉल, है ना. डिपेंड ऑन रेनफॉल, रेनफॉल पे डिपेंड करा, तो रेनफॉल ट्रॉपिक्स पे ज़्यादा हो रही है तो दैट्स वाई. ऑल्सो ऑब्जर्व पार्ट ऑफ इंसुलेशन, तो ये भी हमारी जो सोलर इंसुलेशन है उसको बेसिकली ये भी हमारा ऑब्जर्व करता है और हीट क्रिएट करता है. ठीक है, जब भी आप देखोगे दैट इज़ वाई, जब अगर आप देखोगे जब ह्यूमिड डेज होते हैं रेनफॉल वाले दिन, तो चिपचिपापन बहुत होता है, गर्मी बहुत लगती है, बिकॉज ऑफ दी, क्योंकि वाटर वेपर ने हीट को रोक के रख लिया अपने पास. वाटर वेपर जो है वो इंश्योर करता है कि अर्थ बहुत ज़्यादा हॉट ना हो, बहुत ज़्यादा कोल्ड ना हो, और एक तरीके का बैलेंस ही बना के चलता है. ओके, सो क्या क्या समझ में आया वाटर वेपर के बारे में. तो क्या समझ में आया हमारे वाटर वेपर के बारे में, कि जो हमारा वाटर वेपर होता है वो जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, ये वाटर वेपर हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है. इवन इफ़ यू गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल तो भी हमारा वाटर वेपर क्या होता है, डिक्रीज होता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, है ना. वाटर वेपर जो हमारा होता है वो आपको नियर टू सरफेस मिलेगा, वो एल्टीट्यूड वाली बात होगी. मेन जो इसका काम है क्या है, ये हीट को ट्रैप करता है ना, हीट को ट्रैप करता है और बैलेंस बना के रखता है कि अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म ना हो. ठीक है, और क्या करता है हमारा वाटर वेपर, तो बेसिकली वाटर वेपर हमारा ज़्यादा किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल. रेनफॉल ज़्यादा है, वेट है, तो वाटर वेपर ज़्यादा होगा, और ड्राई है तो वाटर वेपर कम होगा. तो बेसिक फंडा है, कुछ खास नहीं है, बट इसको लिखते रहना है ना, साथ के साथ लिखते रहना है. आगे चलते हैं. ओके,
अब आते हैं हम थर्ड हमारा जो कंपोजिशन है दैट इज़ द डस्ट पार्टिकल्स। हमारे एटमॉस्फेयर में स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स है, छोटे छोटे कण हैं, मल्टीपल सोर्सेज से आते हैं वो, ठीक है, उनको हम डस्ट पार्टिकल्स कह रहे हैं। जनरली ये भी हमारे लो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं। तो बेसिक चीज़ है कि क्यों रहेंगे भाई, वजन, वेट इज़ द रीज़न, ठीक है। लेकिन अगर कन्वेंशनल एयर करंट आ जाए, कन्वेंशनल एयर करंट क्या होती है, जो हमारी गर्म, जब हमारी ज़मीन बहुत गर्म हो जाती है तो वो क्या करती है, हीट को रेडिएट करती है, तो इस तरीके से हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, तो उसको हम कन्वेंशनल एयर करंट करते हैं। अगर वो चलते हैं तो हाँ, ट्रांसपोर्ट हो सकता है ग्रेट हाइट्स तक। सिंपल, अगर यहाँ पे कोई हमारा कण है तो वो ऊपर पहुँचा देगा ना। वैसे मोस्ट कहाँ पे होते हैं, तो मोस्ट ये होते हैं हमारे सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में। क्यों ट्रॉपिक्स पे क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि मोर हमारे इसलिए बिकॉज ड्राई विंड्स चलती हैं यहाँ पे, है ना, ड्राई विंड्स चलती है, कंसंट्रेशन। इक्वेटर पे क्यों नहीं है, इक्वेटर पे इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए इक्वेटरल रीजन में बारिश बहुत होती है। तो बारिश, एक तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारे क्लाउड्स फॉर्म में हेल्प करा देते हैं, प्लस में जब भी बारिश होगी तो आपको पता है जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ धूल मिट्टी कम उड़ती है, तो सेम लाइक है ना, क्योंकि फ्लोर तो वेट है तो डस्ट ऊपर उठ ही नहीं पाता। दैट इज़ हमारे ट्रॉपिक्स में कम है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे, सब ट्रॉपिकल में सबसे ज़्यादा है। डस्ट पार्टिकल्स हमारे एक्ट करते हैं एज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। अब इसका क्या मतलब है, जो हमारे आपने देखा था कि वाटर वेपर ऊपर उठता है ना, उस समुद्रों में से ऊपर जाके कंडेंस हो रहा है, कंडेंस किसी चीज़ पे होगा, कोई बेस तो होना चाहिए, तो वो बेस का काम कर रहे हैं। ये हेल्प करता है वाटर वेपर को कंडेंस होने में, ठीक है। बेसिक चीज़ें हमने जो है डस्ट पार्टिकल के बारे में समझी, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कि ये हमारा एटमॉस्फेयर में स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जनरली हमारे लोअर लेयर में अगर कन्वेक्शनल करंट आए तो अपर हाइट तक भी जा सकता है। सबसे ज़्यादा हमारी सब ट्रॉपिक पे है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे ड्राई विंड चल रही है। डस्ट पार्टिकल्स हमारे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या समझा अपने डस्ट पार्टिकल्स के बारे में, कि डस्ट पार्टिकल्स हमारे क्या है, हमारे छोटे छोटे कण हैं जो एटमॉस्फेयर में है, और हमारे हाईएस्ट कहाँ पे हैं, सब ट्रॉपिकल वाली रीजन में, है ना। ये भी हमारे लोअर ही लेवल पे रहते हैं, लेकिन कन्वेक्शन करंट के कारण ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर हमने समझा हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं, है ना, बेसिक चीज़ है, ठीक है। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं एटमॉस्फेयर का। वैसे छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, सेम ही है। एटमॉस्फेयर जो है उसको डिफरेंट लेयर्स में बांटा हुआ है। बेसिस क्या है, डेंसिटी एंड टेम्परेचर, ठीक है। आगे हम वैसे समझ लेंगे इस बारे में। डेंसिटी ऑफ कोर्स नियर द सरफेस मैक्सिमम होगी, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो है डेंसिटी घटती है। हर चीज़ के साथ जनरली यही होता है, तो एटमॉस्फेयर के साथ भी यही हो रहा है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वेट, जितना ज़्यादा वेट होता है उस पर उतनी ज़्यादा ग्रेविटी लगती है ना, तो दैट इज़ वाई वेट वाली चीज़ हमेशा नीचे रहेगी, और ऊपर आप दोगे तो कोई हल्की पुल्की ही चीज़ मिलेगी आपको, ठीक है। लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स हैं हमारे उसकी। तो सबसे पहला है ट्रोपोस्फियर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, ह्यूमन बींग्स है, जो भी कुछ हो रहा है वो यहीं हो रहा है। जितने भी चेंजेस वेदर क्लाइमेट में हो रहे हैं वो भी यहीं होते हैं। ट्रोपोस्फियर पे जो इक्वेटर है ये ज़्यादा होता है, लेस ऑन पोल। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट। जो कन्वेक्शन करंट है इक्वेटर पे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उस वजह से हमारा वो ज़्यादा होता है पोल के कंपेरेटिवली। फैक्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन भी बना है। ये कंटेन करता है डस्ट पार्टिकल्स को एंड हमारे वाटर वेपर को। क्या कंटेन करता है, इसमें क्या क्या होते हैं, हमारे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, और इसी में हमारे वाटर वेपर होते हैं, और इसी में हमारी मोस्टली गैसेज भी इसी में रहती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर हमारी ओजोन लेयर है, इसमें ओजोन की लेयर है जो कि ऑब्जर्व करेगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, ठीक है। और इसकी वजह से बिकॉज यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया जाता है, उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। थोड़ा सा अगर मैप पे देखेंगे तो यहाँ पे ट्रोपोस्फियर के साथ क्या हो रहा था, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही थी वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर कम हो रहा था, है ना, ये कम हो रहा है टेम्परेचर है। लेकिन जैसे जैसे फिर क्या होता है, जैसे जैसे हमारा क्या होने लगता है, स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है ना, क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ दी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या कर रही है, हमारे सन की यूवी रेस को ऑब्जर्व, मतलब नॉट ऑब्जर्व कर रही है, आने नहीं दे रही है, ठीक है। अगर बात करूँ मीसोस्फेयर की, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो गिरता है बिकॉज एल्टीट्यूड बढ़ रहा है। बेसिक फंडा तो यही है। थर्मोस्फेयर की अगर मैं बात करूँ तो वो से लेयर है जिसमें आइनोस्फेयर है। आइनोस्फेयर का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। एंड ये हमारी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि यहाँ पे रेडियो वेव्स के लिए, है ना। आगे हम बात करते हैं एग्जॉस्फेयर में। अच्छा, यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि हीट प्रोड्यूस करें। एग्जॉस्फेयर के बारे में एक्चुअली हमें कुछ खास पता नहीं है, एंड
ये थी, अच्छा ये थी हमारी एक्सोस्फीयर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, सो वी डोंट हैव सो मच नॉलेज। सो थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करें, सबसे पहले मैंने देखा थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर हमारी ऐसी लेयर है जिसमें जितनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है सब वहीं हो रही है, जितने भी हमारे वेदर एंड क्लाइमेट में चेंजेस हैं यहीं हो रहे हैं। और आपको पता है कि इक्वेटर पे ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन करंट एज कम्पेयर टू पोलर रीजन्स। इसमें ही हमारे डस्ट पार्टिकल है, इसमें ही हमारी वाटर वेपर है, और इसी में हमारी मैक्सिमम व्हाट वी कॉल द गैसेस भी हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रोपोस्फेयर की, अगली जो लेयर थी वो क्या थी, और यहाँ पे क्या करेगा, टेम्परेचर गिरेगा, ठीक है। अगली लेयर है हमारी दैट इज़ अ स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर हमारी फेमस किसके लिए, ओजोन है, यहाँ पे ओजोन है, और ओजोन क्या करती है, हमारी यूवी रेस को फिल्टर आउट करती है, राइट। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अगले बात करते हैं मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में सच कुछ भी खास नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं सीधा थर्मोस्फेयर पे। थर्मोस्फेयर इज़ अ इंपॉर्टेंट रेस बिकॉज इसमें आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, जिससे रेडियो वेव जो होते हैं वो इजीली ट्रांजिट हो जाते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे भी हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। तो यही चीज़ थी, कुछ खास इसमें था नहीं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। डायग्राम तो हमने समझ ही लिया है ना, बट इतना समझो कि जैसे अब कहीं कहीं पे ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, बिकॉज देखो एक लेयर में टेम्परेचर बढ़ रही है ना, पॉज इस वजह से, बिकॉज एक में टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक में टेम्परेचर घट रहा है, तो उस वजह से है ना पॉज आ गया फॉर अ बिट ऑफ टाइम, बेसिक चीज़ है। अगले चैप्टर पे पढ़ते हैं सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। अब बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं अच्छे से। एयर अराउंड अस की मूवमेंट हो रही है, उसी मूवमेंट को हम विंड कहते हैं, तो बेसिक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अर्थ जो है उसकी जो एनर्जी है, जनरली ऑलमोस्ट सारी एनर्जी उसको कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है। कुछ को वो रखता है, कुछ को वो रेडिएट कर देता है, बेसिक फंडा है। अर्थ से जो एनर्जी मिल रही है वो किसकी फॉर्म में मिल रही है, हीट के फॉर्म में मिल रही है। क्या वो सेम है हर जगह पे, क्या सेम मिलेगी, नहीं मिलेगी। सेम नहीं मिलेगी, उसके कारण क्या होता है, हमारे डिफरेंसेस, प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, उसी प्रेशर डिफरेंसेस से विंड जनरेट होती है ना। बेसिक फंडा जो हमने समझ रखा है ना, बेसिक फंडा जो हमने समझ रखा है कि एयर हमारे पास है जो मूवमेंट करेगी तो क्या आएगी, हवा आएगी, हवा आएगी। अर्थ जो है हमारी एनर्जी जो है उसको सारे मूवमेंट से मिलती है ना। अर्थ को जो एनर्जी है वो हमारे सारे ऑलमोस्ट सन से मिल रही है। कुछ को रखेगा, कुछ को रेडिएट कर देगा, जो एनर्जी वो हीट की फॉर्म में मिले, जो कि सेम नहीं है। सेम नहीं है तो प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस है तो विंड का जनरेशन है। आगे देखते हैं सबसे पहले सोलर रेडिएशन। तो जो भी अर्थ का सरफेस रिसीव करता है एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ की फॉर्म में, उसको बेसिकली हम कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशंस कहते हैं, या फिर कहे तो इंसुलेशन, सोलर इंसुलेशंस भी कहते हैं। तो सोलर रेडिएशंस, सोलर इंसुलेशंस ये हमारी सेम है, या फिर कहें तो शॉर्ट वेवलेंथ वेव्स या शॉर्ट वेव्स जो है हमारी, ये तीनों एक ही नाम है, सोलर रेडिएशन। जो भी सन की एनर्जी आ रही है, ठीक है, इस तरीके से सन है, उसकी एनर्जी जो भी आ रही है तो उसको बेसिकली हम कह रहे हैं, ठीक है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है वो हर जगह सेम नहीं आती, बेसिकली चीज़ है ये तो बहुत ही कॉमन सेंस है, उसमें वेरिएशन होते हैं, ठीक है। वेरिएशन डिफरेंट सीजन्स के कारण भी होते हैं, जिसके हमने देख रखा है कि भैया जब हमारा समर सॉलिस्टाइस आता है तो हमारा यहाँ पे ऑन दी हियर फोकस रहता है, इक्वेटर से ज़्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमारी आती है, और इस वजह से यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा आती है इन कंपेरिजन, है ना। तो वो अलग अलग आती है डिफरेंट सीजन में, रिवोल्यूशन के कारण एपिलियन पेरिलियन जैसे सिचुएशंस होते हैं। वो क्या है, देखिए एपिलियन का मतलब होता है जब सन दूर है, सबसे ज़्यादा सन दूर है तो इंसुलेशन कम आएंगी, सन सबसे ज़्यादा पास है तो इंसुलेशन सबसे ज़्यादा आएंगी, है ना। पेरिलियन मतलब पास, पी फॉर पेरिलियन, पी पर पास, ठीक है, ओके। वेरिएशंस बाय अदर फैक्टर्स, अब और भी फैक्टर्स है जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अगर कहीं पे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लैंड ज़्यादा है, ओशन कम है, तो वहाँ पे सोलर रेडिएशन ज़्यादा आती है, क्योंकि लैंड की प्रॉपर्टी है कि वो जल्दी जल्दी सोलर रेडिएशन को कैप्चर करता है। लेकिन कहीं पे अगर हमारी ओशन कम है और ओशन ज़्यादा है और लैंड कम है, तो वहाँ पे सोलर रेडिएशन एज एन कंपेरिजन कम आती है। इसी वजह से नॉर्थ में हमारा जो सोलर रेडिएशन है वो ज़्यादा है और साउथ में हमारी कम आती है, ठीक है। ये बेसिक फंडा था, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना है, ठीक है। बाकी सी है, सी से आप कितने पास हो, एटमॉस्फेयर में कैसा सर्कुलेशन, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको जो है करते हैं। वेरिएशन जो है डेली वेदर चेंजेस तो नहीं करती, लेकिन क्लाइमेट को बहुत अच्छी तरह से ये चेंज करती है। तो हमने क्या समझा सोलर रेडिएशंस के बारे में, व्हाट वी हैव डन। इनको क्या कहते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ कहते हैं हम इनको हम क्या कहते हैं, सोलर इंसुलेशन कहते हैं, सोलर रेडिएशंस कहते हैं, अर्थ से जो भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। अच्छा, क्या ये वो सेम आ रही है, सेम तो नहीं आ रही है ना, सेम नहीं आ रही। सेम ना आने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, देयर इज़ अ रिवोल्यूशन, है ना, एपिलियन पेरिलियन जैसे हमने देखा, देयर इज़ ऑल्सो कि भाई डिफरेंट सीजन्स में समर सॉलिस्टाइल ऑलरेडी भी हम पढ़ के आए हैं सारी चीज़ें, तो भी हमारी सोलर रेडिएशन अलग अलग तरीके से आ रही है, ठीक है। हमारे अगर हम ओशन एंड लैंड का देखें, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। हमारा सी डिस्टेंस कैसा है सी से, उससे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों से इम्पैक्ट पड़ रहा है और वो हर जगह सेम नहीं आ रही, वो हर जगह सेम नहीं आ रही है, ठीक है। और डेली तो बदलाव नहीं करेगी, लेकिन हाँ बदलाव करेंगी।
अब हम बात करते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ सोलर इंसोलेशन एट सरफेस ऑफ द अर्थ। अब किस हिसाब से हमारी सोलर इंसोलेशन आती है, अब हम थोड़ा सा मोटा मोटा बात करते हैं। हमने इतना समझ में आ गया कि वेरिएशन है किन किन कारणों से, बट अब किस तरीके से वेरिएशन है भी समझ लें। तो रोटेशन के कारण से आती है। अर्थ का एक्सिस कैसा डिक्टेड है, अब ये हमारा रोटेशन करेगा और ये हमारा, ठीक है, यहाँ पे जब जो फेस करेगा, जो एरिया फेस कर रहा है उस पर हमारी क्या हो रही है, सोलर आ रही है इंसुलेशन, यहाँ पे नहीं आ रही है, तो ये भी इम्पैक्ट कर रहा है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज, अब जो सन रेज हैं उसका जो इंक्लिनेशन का एंगल है, मतलब सन रेज किस हिसाब से पहुंचनी है वो भी सेम नहीं रहता। यहाँ पे इक्वेटर पे तो 90 डिग्री बनाती है, लेकिन जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाती है वैसे वैसे एंगल कम हो जाता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है वो लैटीट्यूड पे। कैसे डिपेंड करता है, हायर लैटीट्यूड, मतलब पोल्स की साइड जितना आप जाओगे तो उतनी ज़्यादा स्लांट हो जाती है रेज, ठीक है। जैसे हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आती है, लेकिन यहाँ तक कैसे हो जाती है, स्लांट हो जाती है ना। स्लांट रेज में होता क्या, एरिया तो ज़्यादा कवर करती है वो, लेकिन एनर्जी बहुत, देखो एनर्जी तो सेम ही आ रही है, तो यहाँ पे 10% आ रही है, यहाँ पे भी 10% आ रही है, लेकिन इसमें ये जो 10% आ रही है वो इतनी से एरिया पे आ रही है, जो 10% आ रही है वो इतनी एरिया पे आ रही है। तो एक तरीके से क्या होता है, यहाँ पे हीट एनर्जी पर यूनिट कम होती है ना, पोल्स पे हमारी जो हीट एनर्जी है वो पर यूनिट कम होती है बिकॉज ऑफ दी स्लांट रेज, है ना। वहीं पे लो लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर के पास हमारी वर्टिकल रेज आती है, बिल्कुल सीधी रेज आती है, यहाँ पे एरिया तो कम कवर्ड होता है और एनर्जी भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती, जैसे कि मैंने बता ये वाला एग्जांपल दिया था। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना, ठीक है। लेंथ ऑफ द डे, ठीक है, जैसे कि हमारी समर्स में दिन हमने देखा था ना, ये वही समर सॉलिस्टाइल्स वाला है। समर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर हमारा ये हमारा सन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल पे हमारा क्या है, ये हमारा सॉरी नॉर्थ पोल है, ठीक है, कुछ भी कह लो यार, हाँ ये हमारा नॉर्थ पोल है। तो हो क्या रहा है, हमारे 24/7 6 मंथ तक सनलाइट रहती है। इसकी वजह से यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली हीट आ रही होती है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द डे पे यहाँ पे जो लेंथ है वो दिन का बहुत लंबा होता है। अगर हम यूके वगैरह में देखेंगे तो 11-11 बजे तक रात की उजाला रहता है वहाँ पे, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लंबा है उतना ज़्यादा हीट आ रही है, लेकिन अमाउंट ज़्यादा नहीं है, अमाउंट तो सेम ही है बट टाइम के लिए ज़्यादा आ रही है। ये सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट कर रही हैं। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी, कितना एटमॉस्फेयर अगर ट्रांसपेरेंट है तो ज़्यादा आ पाएंगी, है ना, क्लाउड्स वगैरह नहीं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड, बनावट कैसी है लैंड की, अगर लैंड पे ग्रासेस हैं तो वो ऑब्जर्व कर लेंगी, अगर आइस है तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर देंगी। तो ये सारी चीज़ें, ये 5 चीज़ें, रोटेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, लेंथ ऑफ द डे, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड, पाँचों को लिख लेना है। ये सबसे ज़्यादा इंपैक्ट डालती है हमारी वेरिएशंस पे, और उसमें भी सबसे ज़्यादा रोटेशन एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड लेंथ ऑफ द डे इंपैक्ट डालता है। आगे देखते हैं, पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू एटमॉस्फेयर। अब हमारा सोलर रेडिएशन जब आता है तो आता किस तरीके से है, तो अगर जैसे सन से हमारी सोलर रेडिएशंस आ रही हैं, तो जब आ रही होती है तो एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट होता है टू शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस, मतलब एटमॉस्फेयर मतलब आने देता है उनको, है ना, आने देता है व्हेन पासिंग। लेकिन जब पास करती हैं तो वाटर वेपर, CO2, ओजोन थोड़ी बहुत रेडिएशंस को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। एंड जो यहाँ पे कभी जब वो पास करती है तो कुछ पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स से भी वो रिफ्लेक्ट कर देती है सोलर रेडिएशंस को, और इसी वजह से जो हमारा कलर ऑफ द स्काई है, सनसेट पे एंड सनराइज पे रेड दिखता है एंड बाकी टाइम पे ब्लू दिखता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। समझ में आया? तो क्या समझ में आया कि जब हमारी आ रही है तो एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट आने ही दे रहा है, लेकिन जब पास कर रही है तो 2-3 फिनोमेनाज हो रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो हीट कैप्चर किया जा रहा है और थोड़ा बहुत जो पार्टिकल्स है वो रिफ्लेक्शन देखिए स्काई का कलर जो है वो चेंज कर रहे हैं। आगे देखते हैं, स्पेटियल, देखो लिखते रहना है, साथ में साथ सुनते रहना है, पेन कॉपी हाथ में होनी चाहिए, लिखते रहना है। स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन ऑफ अर्थ सरफेस, स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इंसुलेशन का अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। अब अर्थ के सरफेस पे अगर हम देखें तो इक्वेटर पे हमारा 320 वॉट एनर्जी आती है, वहीं पे पोल्स पे आपकी 70 वॉट एनर्जी आती है, ठीक है। मैक्सिमम लेकिन आपकी कहाँ आती है, सब ट्रॉपिकल एरियाज पे। अब ऐसा क्यों है, वो भी सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में आती है, सब ट्रॉपिकल में भी डेजर्ट पे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई क्लाउड तो है नहीं। क्लाउड होता है ना, क्लाउड एक्चुअली रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। क्लाउड जब हमारी सोलर रेडिएशंस आती हैं तो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, ठीक है, थोड़े बहुत। तो दैट इज़ वाई, इसलिए भाई हमारे ट्रॉपिकल्स पे बहुत ज़्यादा आपको टेम्परेचर नहीं दिखेगा, टेम्परेचर आपको 27-30 दिखेगा, है ना। लेकिन वहीं पे अगर आप सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में देखोगे, व्हाट वी कॉल दैट इज़ अपना जो सहारा डेजर्ट है ना, उस पर देखोगे तो आपका टेम्परेचर 50 डिग्री जा रहा है। तो ऐसा इस वजह से है, ठीक है। तो स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो वैसे तो हमारी मैक्सिमम तो आ रही है, हीट तो इतनी आ रही है, लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा सब ट्रॉपिकल पे सबसे ज़्यादा आ रही है, ठीक है, ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। बेसिक फंडा था, समझ लीजिए। अब आगे देखते हैं दूसरी चीज़ है
ओशन एंड लैंड, लैंड का क्या है, मैंने बताया था लैंड का कैरेक्टर है कि वो क्या करेगा, हीट को ना जल्दी जल्दी ट्रैप कर लेगा। तो अगर प्रॉपर्टी क्या है उसकी, ऑब्जर्व हीट क्विकली, है ना, तो जहाँ पे लैंड ज़्यादा होगी ओशन से, वहाँ पे हमारी सोलर रेडिएशन ज़्यादा आएंगी, है ना, ज़्यादा आ पाएंगी। लेकिन जहाँ पे हमारा ओशन ज़्यादा होगा, लैंड कम होगा, तो वहाँ पे सोलर रेडिएशन कम आ पाएंगी, बिकॉज ओशन तो कम अपने अंदर ले रहा है लेकिन लैंड लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। तो दैट इज़ वाई इस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को समझ लेना है बहुत अच्छे से। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस होल चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर बात करूँ हीटिंग एंड कूलिंग, अब देखिए ठंडा गर्म कैसे होता है हमारा एटमॉस्फेयर, उसको समझते हैं। तो गर्म होने के बहुत सारे तरीके हैं अर्थ का एटमॉस्फेयर का। तो सबसे पहले तो सोलर इंसुलेशन जब आ रही है तो गर्मी कर रही है ना एटमॉस्फेयर में। दूसरा है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन कन्वेक्शन को समझते हैं। कंडक्शन में क्या होता है, जब हॉट लैंड, जब हमारा हॉट लैंड जो है वो क्या करता है, लेयर बाय लेयर हीट होता है ड्यू टू हॉट लैंड, है ना। तो हुआ क्या है, एयर, ये हमारा सरफेस है बहुत गर्म है, दिस इज़ वेरी हॉट। अब इसके कांटेक्ट में जो भी हीट आएगी वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो ये तो हो गया कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, कंडीशन क्या है इसमें, कांटेक्ट में आना चाहिए, है ना। कंडक्शन का मतलब है, सॉरी, हाँ ठीक है, कांटेक्ट में आई डायरेक्टली, इस वजह से। होता क्या है कंडक्शन में, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट क्या करता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ अपनी एनर्जी स्प्रेड करता है, और जब तक करता है जब तक कि वो दोनों सेम टेम्परेचर को ना बना ले। तो अभी गर्म ज़मीन थी, अब इसके ऊपर जो एयर आएगी, है ना, उसके ऊपर जो एयर है ना, वो क्या करेगी, वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तब तक होगी जब तक कि इसका और इसका टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, ठीक है। दैट इज़ कंडक्शन। कन्वेक्शन की बात करूँ तो कन्वेक्शन में क्या होता है, जैसे ही हवा कांटेक्ट में आती है लैंड की, है ना, कांटेक्ट में इसमें भी आ रही है लेकिन वो वैसे ही राइज कर जाती है वर्टिकली, और फिर ऊपर वाली हवाओं को भी क्या कर देती है, गर्म कर देती है। तो इस इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग। तो इसमें क्या हो रहा है, वर्टिकली हीटिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, वर्टिकली हीटिंग हो रही है। यहाँ पे हॉरिजेंटली हो रही थी, यहाँ पे फिर भी हॉरिजेंटली हो रही थी, है ना। चलो खैर, इतना समझ में आया, कन्वेक्शन समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर, इसको हम कहते हैं एडवेक्शन। अब हमारा जो हवा है, हवा कैसे चलती है, हॉरिजेंटल चलती है, ऐसे चलती है ना, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलेगी। तो जब वो चलेगी, है ना, तो विंड्स जब चलेंगी तो उससे भी तो इन्फ्लुएंस होता है डेली वेदर अलोन, है ना। एग्जांपल लू वगैरह, अब लू आ रही है कहीं से तो वो भी एरिया को गर्म कर देगी। तो ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजेंटल मूवमेंट, इसमें हॉरिजेंटल मूवमेंट होगा तो एडवेक्शन हम इसको कह देंगे, ठीक है। बाकी में ठीक है, समझ जाओ, ठीक है। इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि है क्या, ठीक है। तो ज़्यादा कंसेप्ट इतना याद रखो, सबसे पहले तो ये याद रखो हीटिंग कैसे होती है हमारी अर्थ सरफेस की। तो पहला है सोलर इंसुलेशन के कारण, दूसरा है कंडक्शन के कारण, तीसरा है कन्वेक्शन के कारण, एंड चौथा है हमारा एडवेक्शन के कारण हमारी जो है हीटिंग होती है। अब अभी के करके समझते हैं। कंडक्शन क्या है कि जैसे हमारी गर्म सरफेस थी, गर्म सरफेस के ऊपर वाली जो एयर है वो लेयर बाय लेयर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, बिकॉज उसके कांटेक्ट में आ रही है। कांटेक्ट में आती है तो वो क्या करता है, हॉट ऑब्जेक्ट हमेशा एनर्जी ट्रांसफर करता है टू द कूलर। कन्वेक्शन में क्या होता है कि जैसे हमारी एयर जो है वो लैंड के कांटेक्ट में आती है, वैसे वो वर्टिकली राइज होती है और ऊपर वाली हवाओं को इस तरीके से कन्वेक्शन करते करते वर्टिकल हीटिंग कर देते हैं, उसको कन्वेक्शन कहते हैं। और एडिक्शन का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस क्या होती हैं, देखिए अब हमारा जो है सन से आई एनर्जी, जिनको हम कहते हैं शॉर्ट वेव, जो कि हीटअप कर देती है सर्फेसिस को। अब हमारा जो सरफेस है, जो हमारा अर्थ का सरफेस है, गर्म हो गया, ठीक है। अब गर्म हो गया तो अर्थ बिकम द रेडिएटिंग बॉडी। मैंने क्या बताया, हमेशा हमेशा जो गर्म बॉडी है वो ठंडी बॉडी की तरफ क्या करती है, या ठंडी जगह की तरफ क्या करती है, अपनी हीट को निकालना शुरू करती है। अब अर्थ का सरफेस तो हो गया गर्म, बाहर स्पेस कैसा है, ठंडा है, तो अर्थ भी क्या करेगी, अपनी एनर्जी को, अपनी हीट को, अपनी गर्माहट को बाहर रेडिएट करेगी। अब जब रेडिएट करेगी तो कुछ गैसेस इस हीट को ऑब्जर्व कर लेंगी, जिसको हम कहते हैं इन्हीं गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जो कि हेल्प करती हैं अर्थ की टेम्परेचर को मेंटेन करने के, लाइक CO2, ठीक है। जब ये जा रही हैं तो इन वाली वेव्स को हम क्या कर रहे हैं, जो अर्थ से निकल के हमारी हीट जा रही है तो उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, लॉन्ग वेव्स, ठीक है। और जब ये जाती हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर को नीचे से गर्म करती जाती है, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन के प्रोसेस से, जो हमने अभी अभी पढ़ा था। तो ये बेसिक चीज़ें हैं ना, कुछ खास बड़ी बात तो नहीं है, ठीक है। यही बात बतानी थी। अब इसको ना ऐसा डायग्राम वायग्राम को बना देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हीट बजट। हीट बजट क्या होता है, देखो अर्थ जो है वो मेंटेन करती है अपने टेम्परेचर को। कैसे मेंटेन करती है अब हम यही पढ़ेंगे। हीट जितनी भी वो रिसीव करती है सोलर इंसुलेशन की फॉर्म में, और जितनी वो हीट लॉस करती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म में, वो बराबर होती है। अब इसका क्या मतलब है, देखो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे।
इमेजिन करो हीट रिसीव करी उसने 100 यूनिट्स कह लो, 100%, कुछ भी कह लो। जब वो आ रही थी, आते समय ही एटमॉस्फेयर से पास हो रही थी, तो 35% तो तभी चलेगी वापस, कुछ रिफ्लेक्ट होगी, कुछ स्कैटर्ड होगी, कुछ ऑब्जर्व होगी एटमॉस्फेयर में ही, तो इस तरीके से हमारी सरफेस तक नहीं पहुंच पाई। 65% ही सिर्फ अर्थ के सरफेस को पहुंच पाई, तो 35% स्पेस में चलेगी, एटमॉस्फेयर में रहेगी, एंड 65% अर्थ के सरफेस पे आती है तो उसमें से 14 तो हमारा वापस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं कंडक्शन कन्वेक्शन के प्रोसेस से, एंड 51% जो है वो भी सरफेस पे, हाँ 65 में से भी 14 तो एटमॉस्फेयर ने ऑब्जर्व कर ली थी, और बाकी 51% सरफेस पे पहुंची है। सॉरी 65% सरफेस नहीं पहुंची, 51% ही पहुंची है। ठीक है जी। अब इस 51% का क्या होगा, 51% में से 34% दोबारा से हमारी ऑब्जर्व हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, बिकॉज अर्थ क्या बन जाएगा, रेडिएटिंग बॉडी। अब रेडिएट करेगा तो कन्वेक्शन के कारण से या द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के कारण से जो हीटें हैं वो इस तरीके से निकलेंगी तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। ठीक है भाई। 17% डायरेक्टली स्पेस में भेज देगा, जो आइज़ है इन सब से रिफ्लेक्ट होके। 40 एंड क्लाउड से 48%, अब जो हमारी कुछ तो ये जो अर्थ से निकली थी, कुछ ये जो आते समय हमारी ऑब्जर्व कर ली थी एटमॉस्फेयर ने, तो इन दोनों में ही एटमॉस्फेयर में 48% रह गया। 48% की जो है हमारी ये रेडिएट हो जाएगी बैक, ये भी हमारी वापस स्पेस में चली जाएगी। तो मैंने देखा जितना हमने रिसीव किया था उतना हमने रेडिएट बैक कर दिया, तो ये इसको ही हम हीट जो है बजट या बैलेंस कहते हैं। अर्थ जो है ना ही तो वो कोल्ड रहता है ना ही वो कोल्ड रहता है, सिर्फ बैलेंस बना के रखता है। ठीक है। वेरिएशन इन नेट हीट बजट एट अर्थ के सरफेस पे। अब जो हीट बजट है ना इसमें भी वेरिएशन है। मतलब क्या है, अर्थ का जो सरफेस है ना वो रिसीव नहीं करता सेम अमाउंट ऑफ सोलर हीट, ऑलरेडी हम बात करके आए हैं। ठीक है। बहुत सारे कारणों की वजह से करके आए हैं, रोटेशन रिवोल्यूशन में देखा था, टिल्टेड एक्सिस हमने देखा था, कहाँ मैक्सिमम है हमने ये देखा था सब ट्रॉपिक्स पे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो अब देखो डेफिसिट, यहाँ पे पोल्स पे तो डेफिसिट होती है और यहाँ पे इक्वेटर पे सरप्लस आती है, ये बेसिक सी चीज़ है, मतलब ज़्यादा आती है, ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा आ रही है, और डेफिसिट मतलब बस ज़रूरत है हीट एनर्जी की, लेकिन वहाँ पे कम आती है। राइट। अब इस चीज़ का बैलेंस जो है वो बना लिया जाता है, वो एयर वायर वगैरह बनाती है, तो इतना हमें ध्यान नहीं देना, बस इतना ध्यान देना था। आगे बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर होता है हमारा इंटरेक्शन हो रहा इंसुलेशन विद एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस क्रिएट्स हीट। देखो जब हमारी इंसुलेशन आ रही थी एटमॉस्फेयर के साथ, अर्थ की सरफेस के साथ, है ना, इससे क्या हुआ, एक हीट जनरेट हुई। क्या हुई, हीट जनरेट हुई। अब इस हीट को मेजर करने का तरीका है टेम्परेचर, है ना, कितनी हीट आ रही है उसी को तो मेजर करते हैं, उसी को कहते हैं टेम्परेचर। यहाँ पे ज़्यादा आ रही है तो यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर, कम आ रही कम टेम्परेचर, तो वही हमारा हीट को मेजर करने का तरीका है। फैक्टर जो कंट्रोल करते हैं हमारी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को, वो कौन कौन से हैं, तो लैटिट्यूड है सबसे पहला, तो ये डिपेंड करता है इंसुलेशन पे। तो जैसे कि हमने देखा था इक्वेटर पे कम आ रही थी इंसुलेशन, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सब ट्रॉपिक्स पे है, तो सबसे जो मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा वो कहाँ जाएगा, हमारे सब ट्रॉपिक्स वाला जाएगा। एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है जनरली, जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड बढ़ता है, हाइट बढ़ता है, वैसे वैसे जो आपका टेम्परेचर है वो घटता है। मैंने उल्टा लिख रखा है बट इट्स ओके, ये हमारा घटता है। ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, लैंड सी देखो लैंड की कंडीशन क्या है, वो हीट अप एंड कूल डाउन क्विकली हो जाएगा, सी का क्या है वो धीरे धीरे होगा। ठीक है। अब प्लेसेस जो कि नियर सी होते हैं ना, वहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं मिलता। क्यों, बिकॉज देखो इतना सा हिस्सा लैंड का था, सी का इतना सारा हिस्सा है, उसने थोड़ी बहुत ट्रैप करी होगी, है ना, इसने तो ट्रैप करी ही नहीं। तो मतलब इस तरीके से होता है, लाइक सी बैलेंस कर देता है। ठंड में जब ठंड चल रही है तो वार्म विंड भेज देगा, जब गर्मी ज़्यादा होगी लैंड पे तो कूल विंड भेज देता है। तो सैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज ऑलरेडी पड़ चुके हैं, तो वही चीज़, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। फोर्थ है एयर मास एंड ओशन करंट्स। अब जैसी हवाएं ऊपर चल रही हैं वैसे वहाँ का टेम्परेचर रहेगा, जैसी ओशन करंट आसपास से जा रही है वैसा टेम्परेचर रहेगा। तो प्लेस इन्फ्लुएंस होती है हॉट एयर मास से, तो जहाँ पे गर्म हवाएं चलेंगी तो वहाँ गर्मी होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। जहाँ कोल्ड हवाएं चलेंगी वहाँ पे टेम्परेचर घटेगा। जहाँ वार्म करंट्स गुजरेंगे वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, जहाँ से कोल्ड करंट पास हो रहे हैं वहाँ पे टेम्परेचर घटेगा। तो बेसिक सी चीज़ें हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, तो चारों फैक्टर्स को लिख लेना, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड द एयर मास एंड द ओशन करंट्स। आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इससे क्वेश्चन भी आया है। ठीक है। मैप्स तो वैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैप में अगर आप देखोगे तो हेल्प ऑफ आइसोथर्मस, आइसोथर्मस आर दी लाइंस जो कि शो करती है ऐसे प्लेसेस को कनेक्ट कर रही है ना, जैसे कि ये कोई प्लेस है और ये कोई प्लेस है। अब इनका टेम्परेचर सेम है तो उनको एक लाइन से कनेक्ट कर रही है ना, तो ये सेम जो ये वाली प्लेस होगी, ये वाली प्लेस होगी, सेम टेम्परेचर वाली प्लेस है, तो वही लाइन जो है दिखा रही है बस, और कुछ नहीं। ठीक है। जो कि जनरली पैरेलल टू लैटिट्यूड होते हैं। अगर हम जनवरी में देखें और जुलाई में देखें, ठीक है, जनवरी में देखें जुलाई में देखें, वेट अ मिनट, है ना,
ओके सो हम क्या समझ रहे थे कि भाई इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम जनवरी में हमारा देखेंगे, जुलाई में देखेंगे। सबसे पहले हम जुलाई में देखते हैं, सिंपल है। आइसोथर्म्स जनरली पैरेलल टू लैटिट्यूड है, जैसे कि हमने अब तक समझा है कि भाई हमारा जो है दैट इज़ यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा तो वैसे टेम्परेचर यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, तो पैरेलल सा ही रहेगा कि यहाँ पे सेम्स आए, फिर यहाँ पे सेम है, सेम लैटिट्यूड्स पे सेम रहेगा। तो आप जुलाई का देख सकते हो, इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो आपको मोर और लेस थोड़े से पैरेलल ही दिखेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत नॉट सो पैरेलल भी है, बट ऑलमोस्ट पैरेलल है ना, ऑलमोस्ट पैरेलल है। लेकिन अगर आप देखोगे अपना दैट इज जनवरी में, तो आपको ज़्यादा डेविएशन मिलेगा फ्रॉम द जनरल ट्रेंड। मतलब आइसोथर्मस लैटिट्यूड के पैरेलल इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे जो कि जनरल ट्रेंड होता है, स्पेशली नॉर्थ में अगर आप देखोगे। और इसका रीज़न क्या है, लैंड बहुत ज़्यादा है। तो आप देखोगे तो ना, जितना देखो, जितना टेम्परेचर दैट इज़ 10 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे है, वो 10 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे है। इसका कारण क्या है, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द लैंड की प्रॉपर्टी क्या है कि वो ठंडा गर्म और जल्दी गर्म। और बिकॉज अब ये इस टाइम पे जनवरी में नॉर्थ में क्या आता है, सर्दियाँ आती हैं, तो सर्दियों में जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, लेकिन हमारा इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, हमारा दैट इज़ द ओशन, है ना। इसी वजह से यहाँ पे जो है डेविएशन होगी। तो यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर क्यों मिल रहा है, कॉन्टिनेंट्स पे क्यों मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे वाटर कम है, वाटर नहीं उसको बैलेंस कर पा रहा है, इसलिए एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक भी आपका 10 डिग्री देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन साउथ में अगर आप देखोगे ना, इफ़ यू विल लुक इन द साउथ, है ना, साउथ में अगर आप देखोगे तो इतना फ़र्क नहीं है ना, इतना फ़र्क नहीं है। देखिए, तो ये 20 डिग्री है, मतलब इतना नहीं है ना जितना यहाँ पे है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल बिल्कुल जो हमारे आइसोथर्म्स हैं वो बैंड टुवार्ड्स द नॉर्थ कर रहे हैं हमारे ओशंस पे, लेकिन हमारे लैंड्स पे एकदम नीचे की तरफ गिर रहे हैं। तो ये जो है आइसोथर्म्स नॉर्थ की तरफ क्यों चल रहे हैं ओशन पे, साउथ की तरफ क्यों चल रहे हैं लैंड पे, बिकॉज ओशियंस जो है वो इन्फ्लुएंसिंग द टेम्परेचर टू बी मोर बैलेंस, है ना। पानी ठंडा बहुत धीरे होता है, और इसी वजह से जो पानी है वो हमारा ठंडा बहुत धीरे होगा, बट कॉन्टिनेंटली एक में एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। तो दैट इज़ वाई जो हमारा वाटर है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर शो नहीं कर रहा, बहुत ठंड नहीं है। इवन पोल्स तक भी आप क्या देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री देख पा रहे हो, लेकिन वहीं पे उन कॉन्टिनेंट्स पे पहले ही ज़्यादा टेम्परेचर हो पा रहा है, एक्सट्रीम हो पा रहा है, लेकिन वो एक्सट्रीमनेस को ना मेंटेन कर लेते हैं, बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है, ठीक है, इतना ही फ़र्क है, बस दैट इज़ इट। यही था जो हमने समझ लिया है, यही हमारे लिए एक थोड़ी सी बवाल थी, पिछली बार इसमें से क्वेश्चन आया था, और या ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक टॉपिक रह गया, द लास्ट, इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है कि कुछ टेम्परेचर नॉर्मली, देखो होता क्या है, एल्टीट्यूड बढ़ता है तो टेम्परेचर घटता है, अभी तक पढ़ के आए थे, जिसको हम नॉर्मली लैप्स रेट बोलते हैं। लेकिन कैसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे एल्टीट्यूड तो बढ़ता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है, ये थोड़े बहुत ड्यूरेशन के लिए होते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है। होता क्यों है, ये जो स्पेशल कंडीशन है आ कैसे रही, जनरली विंटर नाइट में क्लियर स्काई होती है ना, पोलर रीजन्स में ऐसा होता है, फिर विंटर नाइट्स में होता है। होता क्या है, अर्थ हमारा हीटअप हो गया, है ना, अर्थ क्या करेगा, रेडिएट करेगा, ठीक है। अर्थ ने रेडिएट करा था यहाँ पे, तो हो गया हीट, है ना, यहाँ रेडिएट करते करते इसकी जो हीट है वो यहाँ तक पहुँच गई, है ना। ऊपर कोल्ड है, अब नीचे भी वो कोल्ड ही आ जाएगी, बिकॉज जैसे जगह खाली होती है तो कोल्ड वहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पे कोल्ड, यहाँ पे हॉट, यहाँ पे कोल्ड, इस तरीके से सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या होगा, ठीक है, समझ में क्यों हो रहा है, बिकॉज ऊपर हॉट है, नीचे सॉरी बीच, ऊपर कोल्ड है, नीचे हॉट है, नीचे भी कोल्ड है, बिकॉज ये कोल्ड ही सिंक कर गई, नो एनर्जी टू गो अप। अब कोल्ड की तो भाई ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि वो ऊपर जाए, ठीक है, तो वहीं रहेगी। कोल्ड हैवी भी होती है, तो इस वजह से वो उसकी जगह ले लेगी, ठीक है। अब इसका मेन इंपैक्ट क्या पड़ता है, तो डेंस फॉग से बचाता है, बिकॉज एक तरीके से हीट की प्रोटेक्शन आ गई, हीट की लेयर आ गई है ना। नीचे जो प्लांट पौधे हैं उनको एक्सट्रीम टेम्परेचर से, एक्सट्रीम ठंड से बचाएगा, है ना, स्टेबिलिटी लाएगा एटमॉस्फेयर में, है ना, क्योंकि कोल्ड मास बहुत जल्दी से उठेंगे नहीं, अब कोल्ड मास तो कोल्ड ही रहेंगे ना। प्रोटेक्ट करेगा प्लांट्स को फ्रॉस्ट से, मतलब वही है, प्लांट्स को बचाएगा कि उस पर बर्फ़ वगैरह ना जमे, बिकॉज ऊपर एक हीट की लेयर आ गई और नीचे कोल्ड है, दैट इज़ वाई। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। सो किस तरीके से करना है, देखो एक ही तरीका है, जो भी क्लास हो रहे हैं उसको पेन के साथ लिखते जाना है। कोई कॉन्सेप्ट है वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको पॉज करके फिर अपने मन से लिख लेना है, दैट इज़ इट।